दिस इज 92.7 बिग एफएम। आपकी सुबह को तरानों और अफसानों से सुहाना बनाने, आपका दिल बहलाने, इस सफ़र को आराम से गुजारने के लिए हाजिर हूं आपके साथ लेकर सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की महफिल की सुर्खियां। पहली स्टोरी में बताऊंगा कि किस घटना ने मधुबाला को मोटिवेट कर दिया इंग्लिश सीखने के लिए। फिर बात करूंगा सुनील दत्त की। नरगिस के चले जाने से बिल्कुल टूट गए थे सुनील दत्त। सुनील दत्त का ये मुश्किल दौर कैसे गुजरा बताऊंगा आज। फिर जो स्टोरी होगी उसमें नूरजहां के लव अफेयर्स की बातें होंगी। मीडिया ने किस किस के साथ उनके अफेयर्स की खबरें छापी, इसका खुलासा करूंगा। दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में आज याद करेंगे हेलन के जैसी दिखने वाली एक्ट्रेस डांसर मधुमती को। आशा करता हूं कि सारी कहानियां आज के सफर को जरूर सुहाना बना देंगी। मधुबाला ने बहुत छोटी सी ही उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इस वजह से उनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो पाई। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी और इंग्लिश सीखने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, क्योंकि फिल्में करने के लिए सिर्फ अच्छी हिंदी और उर्दू का ज्ञान होना जरूरी था, जो उन्हें था। फिर ऐसा क्या हुआ कि मधुबाला ने यह ठान लिया कि वो अंग्रेजी सीखेंगी। बात 1949 की है। मधुबाला और देवानंद फिल्म निराला की शूटिंग फिल्मिस्तान स्टूडियो में कर रहे थे। एक दिन देवानंद के एक दोस्त सेट पर आए। देवानंद ने इस दोस्त का तारुफ मधुबाला से भी करवाया और उसके बाद पास में ही बैठकर दोनों इंग्लिश में बातें करने लगे। दोनों की बातचीत मधुबाला के पल्ले नहीं पड़ रही थी, इसलिए वो उन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रही थी। मगर मधुबाला का माथा तब ठनका जब देवानंद और उनके दोस्त की बातचीत में मधुबाला का नाम सुनाई दिया। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ। मधुबाला को ये तो समझ में आ गया कि दोनों उनके बारे में बात कर रहे हैं, मगर इंग्लिश की वजह से मधुबाला ये नहीं समझ पाई कि दोनों उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। दोस्त के जाने के फौरन बाद मधुबाला ने देवानंद से पूछा कि आप लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। देवानंद ने सिर्फ इतना कहा, बस यूं ही मेरा दोस्त तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और मैंने उससे तुम्हारी बहुत तारीफ की। देवानंद के जवाब से मधुबाला खुश नहीं थी। उन्होंने देवानंद से कहा कि तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम जरूर कुछ और बात कर रहे थे। यह सुनकर देवानंद ने झल्लाकर कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेती, फिर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यह कहकर देवानंद चले गए मेकअप रूम में। मगर देवानंद की बात मधुबाला के दिल पर लग गई। उसी वक्त ठान लिया कि वो इंग्लिश सीखकर ही दम लेंगी। अगले ही दिन वो एक इंग्लिश प्राइमर ले आई और सेट पर फुर्सत में इंग्लिश पढ़ना शुरू कर डाला। यूनिट के लोग मधुबाला को CAT कैट, RAT रैट ये सब पढ़ता देखकर BAT बैट खूब हंसा करते थे, मजे लिया करते थे। लेकिन मधुबाला इन बातों से बेपरवाह अंग्रेजी सीखने में लगी रहती थी। सेट पर मधुबाला के अंग्रेजी सीखने की खबर फिल्म इंडिया पत्रिका की जर्नलिस्ट सुशीला रानी पटेल को भी पता चल गई। उन्होंने मधुबाला को इंग्लिश सिखाने में बहुत मदद की और फिर जल्दी ही मधुबाला इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख गई। फिल्म निराला के बाद देवानंद और मधुबाला ने तकरीबन आधा दर्जन फिल्मों में काम किया और इन सभी फिल्मों के सेट पर वो देवानंद से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में गुफ्तगू किया करती थी। मधुबाला, ये आदमी के दिल में अगर चोट पड़ जाए ना तो सब कुछ सीख सकते हैं। आज हमारे जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो चाहें तो अपनी जो भाषा है हिंदी, उसको बहुत सीख सकते हैं। उनके दिल में आना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो आज का यूथ है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, बहुत
बहुत ज़ील रखता है। और यूथ होने का मतलब ही यह है कि ज़ील हो। आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। एक बार ठान तो लीजिए, जैसा मधुबाला ने ठाना। अखबारों और फिल्म मैगजीन्स में ऐसी बहुत सी खबरें आईं कि शादी के बाद भी मलिकाए तरन्नुम नूरजहां का अफेयर चल रहा है। नूरजहां के इन प्रेम प्रसंगों से जुड़ी कहानी बस थोड़ी ही देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 40 और 50 के दशक में अपने अभिनय और आवाज का जादू बिखेरने वाली नूरजहां से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नूरजहां जी अपने शौहर शौकत रिजवी को लेकर बहुत पॉजिटिव थीं। उनके करीब किसी औरत को फटकने तक नहीं देती थीं। शौकत रिजवी बहुत स्मार्ट और खूबसूरत आदमी थे। शायद इसीलिए नूरजहां को हमेशा अपने पति को लेकर एक डर लगा रहता था। उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था कि कोई दूसरी औरत शौकत के एयर स्पेस में भी आए। अगर ऐसी जुर्रत कोई करता तो नूरजहां उस पे शेरनी जैसी टूट पड़ती थी। एक बार नूरजहां ने एक फिल्म के सेट पर निगार सुल्ताना को अपने पति से बहुत घुल मिलकर बातें करते देख लिया। फिर क्या हुआ ये कि अगले दिन प्रोड्यूसर के कान भरकर उन्होंने निगार सुल्ताना को उस फिल्म से ही निकलवा दिया। लेकिन हस्बैंड के लिए इतनी पॉजेसिव नूरजहां खुद रोमांस के मामले में कितनी नटोरियस थीं, ये फैक्ट सुनिए। अलग अलग फिल्म मैगजीन्स में जो खबरें नूरजहां और उनके रोमांस के बारे में छपा करती थीं, उनके हिसाब से शादी के बाद नूरजहां की नज़दीकियां क्रिकेटर नज़र मोहम्मद के साथ भी थी। नज़र मोहम्मद के अलावा प्रेस और मीडिया में नूरजहां के प्रेम के चर्चे प्रोड्यूसर असलम परवेज, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एम, निर्देशक हसन तारिक, संगीतकार नज़ीर अली और अभिनेता यूसुफ खान के साथ भी दर्शाए गए। अभिनेता यूसुफ खान के साथ वो हज करने भी चली गई थी। इन कुछ नामों के अलावा ये भी खबरें आईं कि नूरजहां को फिल्म दुपट्टा की शूटिंग के दौरान अभिनेता अजय कुमार से मोहब्बत हो गई थी। उसके बाद फिल्म गुलनार की शूटिंग के दौरान अभिनेता संतोष कुमार से उनके रिश्ते को लेकर खूब मसालेदार खबरें छपी। पाकिस्तान के जाने माने फिल्म क्रिटिक एजाज गुल की पुस्तक मलिकाए तरन्नुम नूरजहां द मेलोडी क्वीन में तो यहां तक लिखा है कि नूरजहां संतोष का प्यार पाने को बेताब थीं। लेकिन संतोष के सामने धर्म संकट यह था कि वो नूरजहां के पति शौकत हुसैन रिजवी को पिता जैसा मानते थे, आदर देते थे। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल याहिया खान से भी उनके रिलेशंस काफी चर्चा में रहे। यहां तक कि पाकिस्तान विभाजन पर हमीदुर रहमान आयोग की रिपोर्ट में लिखा गया कि नूरजहां का याहिया खान पर खास असर था। नूरजहां को इस रिपोर्ट में याहिया खान की वीकनेस बताया गया था। कुछ अखबारों और मैगजीन्स ने मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ और नूरजहां के प्रेम के किस्से भी छाप डाले थे। लिखा गया था कि वो फैज़ को इतना चाहती थीं कि पाक सरकार की आपत्तियों के बावजूद वो प्रोग्राम्स में फैज़ की शायरी पढ़ दिया करती थीं। इन सारे प्रेम प्रसंगों में कितनी सच्चाई थी ये तो नूरजहां ही जाने। लेकिन ये सवाल ज़रूर जहन में उठता है कि जो वो पति से चाहती थीं, अगर पति भी उनसे चाहने लगते तो मुश्किलें बढ़ जाती। अगला सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। इसमें आज याद करेंगे उस अभिनेत्री और डांसर को जिसे अक्सर लोग हेलन समझ लिया करते थे, मगर वो थीं मधुमती। एक्ट्रेस मधुमती के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बस थोड़ी ही देर में आप सुनते रहें सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में आज याद डांसर और एक्ट्रेस मधुमती की। मधुमती ने बतौर डांसर बहुत सारी फिल्मों में काम किया और चर्चा में भी रही। हेलन जैसा चेहरा मोहरा होने के कारण मधुमती को फायदा और नुकसान दोनों हुए। अक्सर लोग हेलन को उनकी जगह क्रेडिट दे देते थे। मधुमती का जन्म महाराष्ट्र ठाणे में 1938 में हुआ था। उनका असली नाम था हुटोक्सी रिपोर्टर। वो एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता जज थे और बड़े भाई पीलू रिपोर्टर जाने माने क्रिकेट अंपायर। मधुमती को 7 साल की उम्र में डांस करने का शौक पैदा हुआ। पिता ने उन्हें एनकरेज किया और कथक सीखने भेजने लगे। उसके बाद मधुमती ने भरतनाट्यम और मणिपुरी की भी शिक्षा ली। पिता के सपोर्ट के बावजूद उनकी मां और रिश्तेदार मधुमती के डांस सीखने को ठीक नहीं मानते थे, लेकिन मधुमती के लिए नृत्य करना एक जुनून था। उन्होंने 12 साल तक डांस सीखा और शोज भी करती रहीं। एक दिन की बात है, स्कूल में शो के दौरान उनसे 2 लोग मिलने आए और घर का एड्रेस मांगा। मधुमती को लगा ये लोग शो करने वाले ऑर्गेनाइजर्स होंगे, लिहाजा उन्होंने एड्रेस दे दिया। अगले दिन जब मधुमती डांस क्लास से घर लौटी तो देखा कि घर में 2-3 लोग बैठे हुए हैं उनके पिता के साथ, और पिता बहुत गुस्से में है। पिताजी ने मधुमती को देखते ही गुस्से से पूछा कि क्या तुम इन लोगों को पहचानती हो? मधुमती ने पहचानने से इनकार कर दिया। पिता ने पूछा कि क्या तुम फिल्मों में डांस करना चाहती हो? मधुमती ने इस बात से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उनके दिल में ऐसी बात कभी आई ही नहीं थी। मधुमती का जवाब सुनकर पिताजी ने उन लोगों से कहा कि अब आप लोग जाइए, इसने खुद कह दिया है कि इसे फिल्मों में काम नहीं करना है। अब मधुमती को माजरा समझ में आया कि लोग उन्हें काम देने के लिए यहां आए हैं, लेकिन वो लोग थे कि पिता को राजी करने पे तुले थे और कन्विंस करने में लगे हुए थे कि मधुमती के टैलेंट को जमाने के सामने आने दें, उसे बेकार जाया ना होने दें। मगर पिता टस से मस नहीं हो रहे थे। आखिरकार वो लोग उस दिन तो चले गए, लेकिन दूसरे दिन फिर आ धमके और एक बार फिर पिता को मनाने की कोशिश में लग गए। और इस तरह बहुत मिन्नतों के बाद आखिर उन्होंने मधुमती के पिताजी को राजी कर ही लिया। तब इस तरह शुरू हुआ मधुमती का फिल्मी सफर। मधुमती की पहली फिल्म थी धीरूभाई देसाई की हरिश्चंद्र। इसके बाद फिल्म मेरे हुजूर में झनक झनक तोरी बाजे पाया लिया। फिल्म तलाश में तोरे नैना तलाश करें जिसे, वो हैं तुझी में कहीं दीवाने। फिल्म जानवर में आंखों आंखों में किसी से बात हुई। फिल्म पवित्र पापी में ले दे सैया ओढ़नी। फिल्म नाइट इन लंदन का टाइटल सॉन्ग और फिल्म ये रात फिर ना आएगी का हुजूरे वाला जो हो इजाजत। इन डांस नंबर से मधुमती ने इंडस्ट्री में धूम मचा डाली। वो दौर हेलन का सुनहरा दौर था। मधुमती का चेहरा हेलन से काफी मिलता जुलता था और डांसर भी वो बेहतरीन थी, जिसकी वजह से लोग उनके डांस नंबर्स को हेलन के डांस नंबर्स कह दिया करते थे और बहुत सारे लोग उन्हें हेलन ही समझते थे। मधुमती जी ने तकरीबन 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। आखिरी बार वो देखी गई फिल्म अमर अकबर एंथनी के एक गेस्ट रोल में। मधुमती ने मशहूर भांगड़ा डांसर और अभिनेता मनोहर दीपक से शादी रचाई और आज 76 साल की उम्र में भी मधुमती जी एक्टिव हैं, अपनी डांस एकेडमी चलाती हैं। नरगिस के जाने के बाद वो तन्हाई और दर्द का दौर कैसे गुजारा सुनील दत्त ने, ये बताऊंगा थोड़ी देर बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनील दत्त अपनी पत्नी नरगिस से बहुत प्यार करते थे। नरगिस के जाने के बाद वो इतने टूट गए कि खुद को संभालना मुश्किल हो गया। पत्नी के जाने के बाद सुनील दत्त अपने बेडरूम में अकेले नहीं सो पाते थे। बच्चों में से किसी न किसी एक को उनके पास सोना पड़ता था। वो अक्सर रात को घबराकर उठ जाते और कमरे से बाहर निकल जाते थे। सारी रात बेचैनी में घर में घूमा करते और जब नींद पूरी तरह हावी हो जाती तो जहां होते वहीं सो जाते। कभी सोफे पर, कभी सीढ़ियों पर, कभी फर्श पर, कहीं भी सो जाते थे। होश ही नहीं रहता था। कई दिनों तक तो वो चुपचाप सवेरे 4 बजे कब्रिस्तान चले जाते और नरगिस की कब्र के पास बैठे कब्र से घंटों बातें किया करते। सुनील दत्त साहब ने नरगिस को कैंसर से बचाने की बहुत कोशिश की थी। दवा के साथ साथ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों, दरगाहों पर हर जगह रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआएं की, मन्नतें मांगी, माथा टिकाया, पर कुछ काम ना आया और उन्होंने नरगिस को खो दिया। नरगिस को खोने के साथ ही उनका विश्वास ऐसा टूटा कि उन्होंने अपने घर की जितनी भी धार्मिक फोटो, मूर्तियां थीं, उन्हें समंदर में विसर्जित करवा दिया। नरगिस की मौत ने सुनील दत्त को पूरी तरह तोड़ दिया। ऐसे मुश्किल वक्त में सुनील दत्त की दोनों बेटियों ने पिता को संभाला। बेटी प्रिया और बेटी नम्रता ने उन्हें जीने का हौसला दिया, परिवार को संभाला, उनका मनोबल बढ़ाया, उनके अंदर के जीवन को जगाया। बेटियों की इन्हीं कोशिशों की वजह से सुनील दत्त धीरे धीरे संभलने लगे और अपने जीवन को दूसरों की मदद और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। नरगिस की स्मृति में सुनील दत्त ने कैंसर पीड़ितों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया। उनके घर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहा करते थे। सुनील दत्त ने अपना जीवन देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित कर दिया। 92.7 बिग एफएम पर वापस आकर जवाब दूंगा दिल्ली के अमित श्रीवास्तव के प्रश्न का। वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सा चाइल्ड आर्टिस्ट था जिसने फकीरा में शशि कपूर के बेटे का रोल किया था। श्रीवास्तव जी, उस चाइल्ड आर्टिस्ट से जुड़ी जानकारी दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, मगर आप सुनते रहें 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। दिल्ली के अमित श्रीवास्तव जानना चाहते हैं कि वो कौन सा चाइल्ड आर्टिस्ट था जिसने फकीरा में शशि कपूर के बेटे का रोल किया था। तो श्रीवास्तव जी, फिल्म फकीरा के उस बाल कलाकार को हम मास्टर रवि के नाम से जानते हैं। उनका असली नाम है रवि वालेचा। ये फिल्म फकीरा मास्टर रवि की पहली फिल्म थी। उनके बड़े भाई मास्टर रमेश भी फिल्मों में काम किया करते थे। रवि ने विभिन्न भाषाओं की फिल्मों में काम किया और कुल मिलाकर तकरीबन 300 फिल्मों में अभिनय किया बतौर बाल कलाकार। जब बड़े हुए तो कुछ फिल्मों में और एक आध टीवी सीरियल को छोड़कर वो किसी और जगह एक्टिंग करते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने MBA किया और उसी को अपना करियर बनाया। आज रवि वालेचा एक बैंक में हेड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड फैसिलिटीज के पद पर कार्यरत हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर रवि वालेचा ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो सुनकर बहुत खुश होंगे कि आज दिल्ली के अमित श्रीवास्तव ने 92.7 बिग एफएम के जरिए उन्हें याद किया। आज इस जानकारी के साथ ही आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। याद रखें वो चैनल जिस पे ये कार्यक्रम आता है, जिसका नाम है 92.7
बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।